नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे अमेरिका में हुई क्वाड की बैठक की और इस बैठक से निकले संदेश की। दरअसल क्वाड की बैठक में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा की गई है। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर क्वाड देशों ने भारत के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। भारत के साथ क्वाड में शामिल अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि 22 अप्रैल को पहलगांव आतंकवादी हमले के पीछे के आतंकियों और उनको शह देने वाले को सजा देनी चाहिए, उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए और न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वहीं इस बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की, जिसमें समुद्री और ट्रांसनेशनल सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही मानवीय सहायता और आपात प्रतिक्रिया शामिल है। क्वाड 4 देशों का समूह है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। अमेरिका में हुई क्वाड की बैठक में आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। क्यों ये फैसले महत्वपूर्ण हैं, क्या संदेश है इस बैठक का, मुद्दा आपका में इस पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर अमित सिंह जी से, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज जेएनयू से। आपका स्वागत है अमित जी संसद टीवी पर। आप दोनों से मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आइए सुनते हैं विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या कहा। And let me begin by saying that we're all committed to ensure a free and open Indo-Pacific. To that end, our endeavors are devoted to promoting a rules-based international order. It is essential that nations of the Indo-Pacific have the freedom of choice, so essential to make right decisions on development and security. In the last few months, we have made significant progress in Quad initiatives. They include the maritime domain, logistics, education, and political coordination. We will be discussing that in greater detail. The working of the Quad has also been made more efficient through streamlining the working groups. A more cohesive, nimble, and focused Quad will certainly help deliver better. Quad is about deepening our convergence and expanding our common ground. I value our consultations on different dimensions of the Indo-Pacific in that regard. A lot is happening in the world, and I'm sure that our exchange of views will be very valuable for all of us. A word about terrorism in the light of our recent experience. The world must display zero tolerance. Victims and perpetrators must never be equated, and India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. India plans to host the next Quad summit. We have some proposals on how to make that productive. I'm sure so do our partners. We will discuss and I'm sure we will agree. अशोक जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्वाड जैसी जो 4 देश इसमें शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड की इस बैठक का जो संदेश है वो क्या संदेश है और क्यों ये संदेश मायने रखता है, खासतौर से जब अमेरिका में ये बैठक हुई है। जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, अगर क्वाड की शुरुआत देखी जाए, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बस 2 क्षण लूँगा उसके लिए। शुरुआत हुई थी 2004 में, जब सुनामी हुआ था, तो ये 4 देश साथ में इम्प्रॉम्प्टू अपने आप आकर जब कैसे हम जो देश इससे अफेक्टेड हैं, पीड़ित हैं, उनकी हम कैसे सहायता कर सकते हैं। 2007 में इसकी मुलाकात हुई, परंतु उसके बाद चीन ने ऑब्जेक्शन उठाया, जो आप सभी देश हमारे विरुद्ध ये जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए उसको डिसबैंड कर दिया गया। 10 साल बाद 2017 में जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका की पहली टर्म में, तब उन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया। मनीला में फिलीपींस में ईस्ट एशिया समिट हो रहा था और उसके बाद इसकी मुलाकातें शुरू हुई यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर सीनियर ऑफिसर्स में।
पहली बार समिट मीटिंग तब हुई जब राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। उनके कार्यकाल में 4 साल के कार्यकाल में 6 समिट मीटिंग हुई, 4 इन पर्सन और 2 उसमें वर्चुअल। तो ये जो है बेसिकली चीन, क्योंकि वहां पर एक उभरती शक्ति है और उससे सभी इन देशों का, चाहे साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, वहाँ पर सभी शक्तियों के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहा है। तो ये 4 देश वहाँ पर आए और उन्होंने कहा जो मूल इसका ऑब्जेक्टिव है वो है, जो कि हमारे विदेश मंत्री कह रहे थे, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जो वो क्षेत्र है उसको फ्री एंड ओपन, किसी का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का कोई कोवर्शन नहीं होना चाहिए, जो कि चीन का है वहां पर। और दूसरा, हम चाहते हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो। देखिए, साउथ चाइना सी एक इतना बड़ा क्षेत्र है, करीब 3.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, मतलब भारत के क्षेत्रफल से ज्यादा क्षेत्रफल है। चीन कहता है जो ये सारा जो वाटर बॉडी है ये मेरा है, क्योंकि हमारे जो मछुआरे थे 2000 साल पहले वो यहां से दूर जाते थे। तो इन 4 देश का मिलकर आकर ये कहना, जो ये सभी का ग्लोबल कॉमन्स है और सभी को आने जाने की इसमें पूरी छूट होनी चाहिए। तो ये जो मुलाकात है विदेश मंत्रियों की, ये मुलाकात है जिससे कि, क्योंकि अगला शिखर सम्मेलन भारत में होना है, तो कैसे तैयार किया जाए, जो क्या क्या मसौदा, क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी, वो वाला वहाँ पर हुआ। और जो ये 2-3 चीज़ें विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कही, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आपने कहा पहलगाम का मुद्दा, चारों देश एक उसके ऊपर स्थल पर आकर वो खड़े हो गए, भारत का पूरी तरीके से उन्होंने साथ दिया। जी डॉक्टर अमित सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस बात को, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर की जो स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे और भी विस्तार से करेंगे, क्योंकि क्वाड की बैठक के जो मैं समझ रहा हूं, हालांकि आप उसके बारे में अधिक बता सकते हैं हमको, कि इस जो बैठक है इसका संदेश पाकिस्तान के लिए भी है और चीन के लिए भी है, जैसा उभर के चीजें सामने आ रही हैं। क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर क्वाड की इस बैठक में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ है उसमें आतंकवाद का जिक्र है, पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो कृत्य किया उसकी निंदा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? धन्यवाद मनोज जी, मुझे बुलाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इस बात का जो क्वाड का समिट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो भारत के मूल उद्देश्य हैं साउथ एशिया को लेके या इंडो पैसिफिक को लेकर, उसको उजागर किया गया है। क्योंकि कई बार क्वाड की बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और उसमें गाहे बगाहे बहुत सारे इश्यूज पे चर्चा की गई है, लेकिन हम लोगों ने जो इस बार भारत ने उसको फोकस किया है, और भारत ने भी बोला है कि जितना ज्यादा क्वाड फोकस होकर काम करेगा उतने बेटर रिजल्ट आएंगे। और भारत ने जिस प्रकार से पहलगाम के मुद्दे को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, इस प्रकार का स्टेटमेंट वेरेला ही क्वाड में आता है और भारत की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए चारों देश एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवादियों के माध्यम से पहलगाम पर हमला कराया और उसके बाद जो एस्केलेशन हुआ, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके पश्चात कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से गुहार करता है कि आप कहीं ना कहीं बात कीजिए और ये शांति व्यवस्था कायम होनी चाहिए। लेकिन भारत ने अपने मुद्दों पर शांति व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की। इसलिए कई बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सही साबित करने की कोशिश की कि हमने बिना किसी दबाव के सीज फायर किया है। और क्वाड में जहां अमेरिका एक मुख्य देश है जिसके माध्यम से क्वाड का नेतृत्व किया जा रहा है, तो भारत ने वहां पर भी एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश की कि आतंकवाद को किसी भी तरीके से सहा नहीं जाएगा। और आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान से पनपता है, उसी को पाकिस्तान उसको पालता है, पोषता है और यहाँ तक कि उसके लिए ये फंडिंग भी तैयार करता है। तो एक कड़े शब्दों में निंदा की गई है और पाकिस्तान को दरकिनार कर दिया गया है, या अमेरिका को भी अमेरिका में ही रहते हुए एक स्टेटमेंट
आतंकवाद को कंडेम करने का जो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अच्छी कूटनीतिक वजह है भारत की, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के विजिट को भुनाने की कोशिश की, जी। भारत ने जता दिया कि हमारा संबंध अमेरिका के साथ और अमेरिका से संबंधित कई मुल्कों के साथ इस मुद्दे पर हम सारे लोग एकजुट हैं और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा पाकिस्तान को जवाब दिया गया क्वाड के माध्यम से। जी बिल्कुल, आतंकवाद के मुद्दे पर क्वाड से जो संदेश निकला है वो भारत की भावनाओं के अनुरूप है और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश है। लेकिन इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूं अशोक जी, क्योंकि कई बार घटनाएं अगर कूटनीतिक दृष्टि से मैं समझना चाहूं तो जैसी घटती हैं उसके पीछे क्या होता है वो बाद में पता चलता है। सेना प्रमुख पाकिस्तान के अमेरिका जाते हैं, लंच करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, राष्ट्रपति महोदय के साथ, और कुछ दिनों बाद क्वाड में जो अमेरिका भी शामिल है वहां से एक प्रस्ताव पारित होता है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होता है और उसमें आतंकवाद की कड़ी निंदा की जाती है जैसा भारत चाहता था। ये किसके लिए मैसेज है और क्यों है? देखिए, ये यकीनन संदेश है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्यों बाध्य हुए जो आसिम मुनीर को वहां पर बुलाया गया। एक तो वहां पर देखिए ये समझने की बात है जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी डी जोरे होगी, शायद लीगल तरीके पर है पर डी फैक्टो नहीं है। वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसके पास सबसे अधिक शक्ति है, वो वहां का आर्मी चीफ है, आसिम मुनीर है, इसीलिए उसको बुलाया गया। ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। जो कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो, उसको अमेरिका के राष्ट्रपति अपने यहां पर बुलाएं। तो एक तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात है जो अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की, क्योंकि आपको याद होगा जो तभी अमेरिका उसके ईरान के ऊपर हमला करने वाला था, अब कैसे ये हमला वो इसको निश्चित करते हैं, क्या उनको वहां पर पाकिस्तान की एयर बेसिस की जरूरत पड़ेगी, क्या उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब निर्णय करने के लिए, इसीलिए आपने देखा होगा जो उस मुलाकात के बाद कोई प्रेस इंटरैक्शन नहीं हुआ, जो कोई प्रश्न पूछने वाले नहीं थे, तो इसीलिए ये करने उनको जरूरत थी। देखिए, हमेशा से ये रहा है, जब भी अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है उसने उसको इस्तेमाल किया है और फिर दरकिनार कर दिया है। भारत के साथ जो संबंध हैं अमेरिका के, वो बहुव्यापी हैं, चाहे वो काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में तो है ही हैं, क्वाड हमने देखा है, इंडो पैसिफिक हमने देखा है, ट्रेड एग्रीमेंट हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा $190 बिलियन हमारे लिए भी बहुत अधिक, वहाँ पर सबसे बड़ा हमारा व्यापार सहयोगी है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है। अब किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा अमेरिका और भारत बहुत ही घनिष्ठता से हम आगे चल रहे हैं। 60 ऐसे एरियाज हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, किसी भी प्रकार एग्रीकल्चर हो, सभी के ऊपर हमारी बातचीत होती है जिसमें हम सहयोग करते हैं। पाकिस्तान को तो कुछ वहाँ पर रोल ही नहीं है। उसको तो जब अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता था, जब उसके अपने फोर्सेस थे, नेटो फोर्सेस थे अफगानिस्तान में, उसको ज़रूरत थी वहाँ से कैसे सामान भेजा जाए, असला भेजा जाए, तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। अभी भी ऐसी ही बात हुई जी। इसलिए अगर कहा जाए कि क्वाड की बैठक का जो संदेश है, पहला संदेश ये है कि इस बैठक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भारत की मौजूदगी। अमेरिका की धरती से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी का आतंकवाद के मुद्दे पे कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी और दुनिया को भी कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा और भारत की भावना के अनुरूप ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका जिक्र होना, यानी आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका की धरती से ही तस्वीर साफ हो जाती है। दूसरा मुद्दा है दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर का बलपूर्वक यथा स्थिति को बदलने का प्रयास, एक महत्वपूर्ण मुद्दा उभर के इस क्वाड की बैठक में आया। जाहिर तौर पर यह चीन के लिए एक संदेश है। स्थिति क्या है, क्यों अमेरिका यह मुद्दा उठा रहा है, क्या कंसर्न है भारत का और क्या कंसर्न है ऑस्ट्रेलिया और जापान का? देखिए, सभी जो ये देश हैं, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म। उनकी एक प्रकार की चिंताएं हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था, जो चीन ने क्या किया है,
उसने करीब 2009 से शुरुआत की, उससे पहले ही शुरुआत कर दी थी, परंतु 2009 से वो और ज्यादा तेजी से लग गया। और जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए 2012-13 में और तेजी से लग गया। अब वो कहता है ये जो पूरा दक्षिण चीन का जो सागर है, इसके ऊपर उसका पूरा आधिपत्य होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा 2000 साल पहले हमारे कुछ मछुआरे वहां पर मछली पकड़ने जाते थे, तो यह हमारा क्षेत्र हो गया। अगर आपको इसके अंदर से ट्रेड करना है तो आपको हमसे पूछकर करना चाहिए, ओवरफ्लाइट करनी है हमसे पूछकर करना चाहिए। वो वाला जो क्षेत्र है वहां से करीब 30-40% पूरे विश्व का व्यापार वहां से गुजरता है, क्योंकि वहां से अगर जापान एक्सपोर्ट करता है वो वहां से जाता है, अगर जापान ऑयल एनर्जी इंपोर्ट करता है, साउथ कोरिया करता है, तो ये सभी देशों के लिए ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। और फिर चीन ने वहां पर, क्योंकि एक अग्रीमेंट है जिसे कहा जाता है अनक्लॉज 82, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, 1982 में ये हुआ, और उससे ये निर्धारित होता है जो अगर कोई देश है और उसके तट पर कोई टापू है तो कैसे वो टापू किसके माने जाएंगे। अब उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते को दरकिनार करते हुए चीन कहता है वहां पर जो भी सब टापू हैं वो सब मेरे हैं, और फिर वो कहता है जो वहाँ की जो चाहे वो फिशरीज हैं, मिनरल्स हैं, ऑयल है, गैस है, वो भी उसके ऊपर भी अधिकार हमारा है। तो इस सब को पुश बैक करने के लिए, क्योंकि ये जो वहाँ के और जो देश हैं, चाहे फिलीपींस है, चाहे वियतनाम है, चाहे और देश हैं, मलेशिया है, ब्रुनाई है, उनके अधिकारों को ऊपर वो अपना आधिपत्य जमा रहा है। तो इसीलिए इसको आना जरूरी था। 2017 में जैसे मैंने कहा इसकी शुरुआत हुई, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड फ्रीडम ऑफ ओवरफ्लाइट्स, और इस हिसाब से क्वाड काफी आगे बढ़ गया है। और देखिए बस एक मैं आखिरी बात कहूंगा, जो पहली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी की हुई, 20 तारीख को उनको शपथ ग्रहण की गई, 21 तारीख को ये जो विदेश मंत्री थे क्वाड के, उनकी मुलाकात हुई 21 जनवरी को, और ये दूसरी मुलाकात है ये तैयारी करने के लिए जो भारत में जब ये शिखर सम्मेलन होता है इस साल के अंत तक, तो वहां पर कौन से मुद्दे लिए जाएंगे, किसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसमें तो हमने देख लिया जो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और आतंकवाद, ये दो मुद्दे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और भी मुद्दे हैं जो आपने जो कुछ गिनाए, और ये उन पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर का जो मुद्दा है, क्योंकि चीन की भूमिका को लेकर खासतौर से समुद्री सुरक्षा की बात की जाए या व्यापार की बात की जाए, उसको लेकर जो चीन की नीयत है, जो विस्तारवादी सोच है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जाहिर सी बात है अमित जी, क्वाड की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए ये क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। जैसा अभी एम्बेसडर साहब ने जो क्वाड का इतिहास गिनाया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि चाइना जो है पिछले कुछ सालों से पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली जो साउथ चाइना सी का जो एरिया है, जिस पे कई रिसर्च हुई है और उनको बोला गया है कि जो साउथ चाइना सी है इट इज गोइंग टू बी द सेकेंड पर्शियन गल्फ, कि पर्शियन गल्फ के बाद सबसे ज्यादा तेल के संसाधन वहीं मिलेंगे। तो चाइना जो है अनक्लॉज को रेक्टिफाई कर चुका है, उसको मानता है, लेकिन फिर भी इतिहास के माध्यम से वो पूरे के पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, और उसी के माध्यम से वो ईस्ट चाइना सी को भी क्लेम करता है। जो चाइना एक एनर्जी हंग्री नेशन है और उसको अपनी अभी भी वो मेजरली डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन ऑयल के ऊपर, और वो इसलिए सीपैक में भी इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि एक अल्टरनेटिव रूट निकाला जाए और एक लैंड रूट की माध्यम से सारा का सारा वेस्ट एशियन ऑयल अपने देश ले जाया जाए। लेकिन अभी फिलहाल वो इंडियन ओशन से होके गुजरता है, और जिसको मलक्का स्ट्रेट और कई और जो चोक पॉइंट है वहां से गुजरना पड़ता है। तो चाइना इसी की वजह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी पे भी काम कर रहा है, क्योंकि उसको अपने एनर्जी सप्लाई को सिक्योर करना है। भारत इससे भली भांति हम लोग चाइना के एजेंडे को जानते हैं। भारत को पता है कि साउथ चाइना सी पे वर्चस्व के माध्यम से चाइना चाहता है कि एशिया में उसकी धाक रहे, एशिया यूनिपोलर रहे, लेकिन वर्ल्ड वो चाहता है कि बाइपोलर रहे और अमेरिका की हेजेमनी को
चैलेंज करता है वो लेकिन अमेरिका चाहता है कि एशिया तो मल्टीपोलर रहे लेकिन वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर रहे, और इसलिए चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी को अपनाया। पहले तो उन्होंने पिवट टू एशिया का नाम दिया था, लेकिन बाद में रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी का नाम दिया, और उन्होंने बोला कि भारत एक लिंचपिन है उनकी रीबैलेंसिंग एशिया स्ट्रैटेजी में, और उसके बाद क्वाड पर काम होता है। लेकिन क्वाड में अभी भी बहुत कुछ सीरियस किया जाना बाकी है, जिसके माध्यम से चाइना को बैलेंस किया जाए। हम ये जो 4 देश हैं उनको एक ही स्तर पे एक मंच पर आना पड़ेगा और कुछ मुद्दों को हाईलाइट करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे क्या हैं। भारत का भी 55% ट्रेड साउथ चाइना सी के माध्यम से होकर गुजरता है, और क्योंकि चाइना पूरे ऐतिहासिक तथ्य दिखाकर इस पूरे एरिया पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन अनक्लॉज में इतिहास कहीं खड़ा होता हुआ नहीं नजर आता। अगर इतिहास की बात करें तो एक जमाने में पूरे के पूरे साउथ चाइना सी पर और साउथ ईस्ट एशिया पे हिंदू साम्राज्य काबिज था। तो क्या भारत भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अपना क्लेम कर सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत चाइना की तरह विस्तारवादी मुल्क नहीं है। आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी की इंपॉर्टेंस भारत के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ शाखालिन आर्कटिक में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर आर्कटिक से गैस और ऑयल निकलता है तो साउथ चाइना सी ही हमारे लिए एक छोटा रास्ता होगा। तो भारत के राष्ट्रीय हित, एनर्जी हित, कमर्शियल हित साउथ चाइना सी से जुड़े हैं, और हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ। इसलिए मुझे लगता है क्वाड में भारत सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव सदस्य है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो एक्टिव होकर क्वाड काम करे, ताकि फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक और एक ऑर्डर वहां पर रहे। और अभी हाल ही में चाइना ने अब साउथ चाइना सी में जो नाटूना गैस फील्ड है जो इंडोनेशिया के, उस पर भी क्लेम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। जी जाहिर सी बात है, बात चाहे मिनरल्स की हो, उसको लेकर भी चीन की जो नीयत है उस पर दुनिया सवाल उठाती है, तमाम सवाल उठते हैं। इससे भी जुड़े मुद्दे पर चर्चा इस क्वाड की बैठक में हुई है। अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव का इशू भी इस बैठक में उठा। एक नई शुरुआत की है 4 देशों ने मिलकर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा? जी, मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये क्रिटिकल मिनरल्स का। देखिए, आजकल दौर है, जमाना है टेक्नोलॉजी का, और जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, क्लाइमेट चेंज के बारे में हो, डिफेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, हर क्षेत्र में आपको ये 17 हैं जिसे कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, उनकी बहुत आवश्यकता है। और ये हमने देखा है जो करीब 90% इन सभी क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है, जो कंट्रोल है, वो चीन के हाथों में है। तो इसीलिए इन चारों देशों ने मिलकर यही बात की है जो हम कैसे एक क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, क्योंकि और जगह भी है इनकी अवेलेबिलिटी है, क्योंकि आप देखिए जैसे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, चाहे वो घाना में हो या फिर नमीबिया में हो, अर्जेंटीना में हो, तो विश्व के और देशों में है। तो कैसे मिलकर ये सभी वहां पर माइनिंग कर सकते हैं, ये सभी वहां पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि चीन के दबाव में वो नहीं आए। देखिए, आजकल ऐसा हो रहा है, भारत को चाहिए कुछ ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, पर चीन ने उसके ऊपर बंदिश लगाई हुई है, उसके ऊपर अंकुश लगाया हुआ है जो नहीं आ सकता। तो हमारी जो यात्रा है आगे चलने वाली है, प्रगति की, प्रोग्रेस की, विकसित भारत 2047 की ओर हम जाना चाहते हैं, परंतु उसमें वो अड़चने लगा रहा है। अमेरिका के लिए भी यही बात है। तो इसीलिए ये चारों देश मिलकर आए हैं। सप्लाई चेन डिस्रप्शन हमने देखा था, चीन ने किया था कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे वो उनके मास्क हो, चाहे वो उनके वेंटिलेटर्स हो, सभी के ऊपर रोक लगा दी गई थी। जो अगर आप, क्योंकि बहुत देश चीन के विरुद्ध बात करने लगे थे, उन्होंने कहा चीन के विरुद्ध आप बात करेंगे तो आपको ये वाला नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सप्लाई चेन्स को भी और ज़्यादा, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को और बढ़ाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया है। मैं समझता हूँ इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और ठीक रास्ते की तरफ
इसको लिया गया जी है। अशोक जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। भारत में इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी आमंत्रित किया है कि आप आइए क्वाड की जो भारत में शिखर सम्मेलन उसमें भाग लीजिए। भारत के नज़रिए से इस साल जो क्वाड बैठक भारत में होनी है, आप कैसे देख रहे हैं उसको? कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक जो होने वाली है, भारत में जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, इसके कूटनीतिक अंतर्राष्ट्रीय मायने क्या होने वाले हैं, क्या संदेश होने वाला है इसका? देखिए, इसमें मेरे विचार से कुछ एजेंडा आइटम्स लिए जाएंगे। सबसे पहले तो होगा जो हमको शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए साउथ चाइना सी में, पूरे इंडो पैसिफिक में। तो बेसिकली हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस देंगे, क्योंकि चीन जो अपना जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, सभी कुछ जो टापू हैं वहाँ अपने आप ले रहा है, यहाँ तक कि वो तो मिलिटराइज कर रहा है, उसमें बहुत बड़े बड़े अपने अस्त्र शस्त्र वहाँ पर लगा रहा है। भारत और अमेरिका और इन 4 देशों को मिलकर ये संदेश देना है जो हम वहाँ पर शांति चाहते हैं, हम वहाँ पर स्थिरता चाहते हैं, और यही जो और सब जो देश हैं वो हमारे साथ मिलकर आएं और हमारे साथ काम करें। तो मैं समझता हूं जब ये शिखर सम्मेलन भारत में होगा, भारत का जो दर्जा है, भारत का जो प्रोफाइल है, ये तो यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अगर आते हैं जाहिर तौर पर। जाहिर सी बात है, जो भारत में क्वाड की बैठक होने वाली है इस साल, उस पर सबकी नजरें लगी रहेंगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। अमेरिका में हुई क्वाड की बैठक में आतंकवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जाहिर तौर पर साफ संदेश इन 4 देशों ने मिलकर पाकिस्तान और चीन को एक प्रकार से दे दिया है, और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की गई है। अशोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।